प्रधानमंत्री जैसा भाषण तो हमारे देश में कोई देता ही नहीं। बड़े बरसों बाद कोई ऐसा नेता आया है जिसको सुनने के लिए लाखों लाखों की भीड़ अपने आप ही आ जाती है। ये बात आपने कई बीजेपी सपोर्टर्स और मीडिया के बंधुओं से सुनी होगी कि मोदी जी जो भाषण देते हैं उससे पूरी जनता मंत्रमुग्ध हो जाती है। लेकिन क्या वो दिन लद गए हैं दोस्तों? क्या हालत इतनी बुरी आ गई है कि मंच से प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं और उसके बिल्कुल बरक्स जनता उस भाषण पंडाल से निकलती जाती है। ये दावा मैं नहीं कर रही हूँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मोदी जी को 2024 के चुनाव में 2 राउंड में पीछे करने वाले अजय राय कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि मैं नहीं कर सकती क्योंकि राजनेताओं की वीडियो की सत्यता की पुष्टि तो वो खुद ही कर सकते हैं ना, लेकिन ये वीडियो अपने आप में बहुत सी कहानियां कह रहा है। दोस्तों, 46 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें पीछे से आवाज़ मंच से मोदी के बोलने की आ रही है और लोग इधर मोदी बोल रहे हैं और इधर लोग निकल रहे हैं, ऐसा दावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर रहे हैं। अजय राय ने ये वीडियो शेयर किया है। 46 सेकंड का ये वीडियो है। पहले आप पूरा वीडियो देखिए कि कैसे लोग इधर से निकल रहे हैं और मंच से पीछे से आवाज़ सुनिएगा प्रधानमंत्री मोदी के बोलने की आ रही है। खो जा रहे हो दोस्तों, ये वीडियो शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कल ही कहा था काशी की तैयारी पूरी है, आज काशी ने दिखा भी दिया। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान ही काशी की जनता का लौट जाना इस बात का संकेत देता है। अब दिखावे और जुमलों से पेट नहीं भरता। दोस्तों, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, अजय राय वही हैं जिन्होंने बिना किसी बड़े संगठन के प्रधानमंत्री को 2024 के लोकसभा चुनाव की गिनती के दिन, जिस दिन गिनती हो रही थी ना, जिस दिन नतीजे आ रहे थे, उस दिन शुरुआत के 2 राउंड में पीछे कर दिया था। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि अगर प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ जाती तो मोदी जी हार जाते, और ये बात भी सच है दोस्तों। मोदी हारते हारते जीते हैं बनारस में। मात्र 1.5 लाख का अंतर तो कुछ भी नहीं होता। मतलब पीएम के लिए 1.5 लाख का अंतर तो कुछ भी नहीं है, और वो भी ऐसे कैंडिडेट ने उनको 1.5 लाख के अंतर से जीतने पर मजबूर किया, जो कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ना तो इतना तगड़ा संगठन है, ना यूपी में कांग्रेस, वो भी बनारस में। मतलब बनारस तो कहा जाता है कि गढ़ मोदी का, बीजेपी का, मोदी यहाँ से जीतते आए हैं। लेकिन यहाँ की ये तस्वीर अपने आप में बहुत सी कहानियाँ कहती है। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ कि इसकी आप पुष्टि नहीं कर सकते सत्यता की इस वीडियो की, लेकिन ये वीडियो अकेला नहीं है दोस्तों। हाल के दिनों में इस तरह की वीडियोस की बाढ़ आई है। अभी एक तस्वीर मैंने आपको और दिखाई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बिहार में एक रैली में बोल रहे थे। मंच से मोदी बोल रहे थे, मंच के नीचे महिलाएं कुर्सियां फेंक रही थी एक दूसरे के ऊपर। वहाँ पर मतलब लड़ाई हो गई पब्लिक के बीच में। वहाँ पर स्वयं जो सेवक होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, उनको आना पड़ा बीच बचाव करने के लिए। ये तस्वीर बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है, अभी मोदी जी की कुछ दिन पहले एक रैली की तस्वीर है। इसके अलावा बिहार के रोड शो और रैली की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ पर मोदी पहुँचे तो उतनी भीड़ नहीं आई जितनी अमूमन आती है। और कल की मोदी की अगर रैली की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, तो मोदी की सामान्यतः जैसी रैलियाँ होती हैं ये वैसी ही थी। मोदी का आना, फिर रिमोट से तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करना, उसके बाद वहाँ पर बैठे गणमान्य लोगों का बोलना, सीएम का बोलना, फिर पीएम का बोलना, ये एक बहुत ही रूटीन बात है। फिर मोदी आते हैं तो मोदी भी अपने उस सेट नैरेटिव में ही बोलते हैं। मोदी बताते हैं कि उन्होंने बनारस के लिए क्या किया एक सांसद के तौर पर। मोदी बताते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया उनकी सरकार ने। फिर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एक सरकारी कार्यक्रम को पूरी तरह से पॉलिटिसाइज करना, ये मोदी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रही है। अब इसमें आप उनकी आलोचना करें या उनकी तारीफ करें, दिस इज़ मोदी। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि ये नैरेटिव अब चल नहीं रहा है।
कुछ दिन पहले एक और खबर मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें महिलाएं बता रही थी कि उनको जबरन लाया गया क्योंकि वो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, अगर वो नहीं आती तो उनको नौकरियां चली जाती। ये तस्वीर भी बिहार की थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ऐसा लगता है कि जनता अब उबाऊ हो गई है। और ये केवल दोस्तों मोदी की पब्लिक रैलियों के लिए नहीं है। वैसे तो मोदी ने लोकसभा में इससे पूर्व में बहुत बार बोला है, और मोदी जब भी लोकसभा में बोलते हैं वो लंबा बोलते हैं। उनका जो भाषण होता है वो लंबा होता है, क्योंकि मोदी वैसे तो लोकसभा राज्यसभा में आते नहीं हैं, वो बोलने के लिए ही आते हैं, भाषण देने के लिए ही आते हैं। लेकिन इस बार का जो मोदी का भाषण था 1 घंटा 44 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा के दौरान, मुझे लगता है कि मोदी के सबसे उबाऊ भाषणों में से था। हालत ही हो गई थी दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि बकायदा मोदी भाषण दे रहे थे और बीजेपी के सांसद सो रहे थे। ये वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी, जहां पर मोदी का 1 घंटा 44 सेकंड का भाषण और बीजेपी के कई सांसद उस वक्त संसद में सोते हुए दिखाई दिए थे। सांसद क्या सोएंगे दोस्तों, मैं खुद पूरा भाषण सुन रही थी, मेरे लिए भाषण सुनना बोझिल हो गया था, क्योंकि सेम बात, उसमें कुछ नया ही नहीं था। इनफैक्ट पूरे भाषण में नेहरू और इंदिरा गांधी के अलावा कुछ था ही नहीं। होता क्या है दोस्तों कि कोई भी चीज़ नई नई होती है ना तो बहुत चलती है, बट सेम बात आप 11 साल से बोल रहे हैं। 11 साल एक लंबा वक्त होता है जब आप सत्ता में हो। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी 8 साल से सत्ता में है, वहाँ तो 8 साल से डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है, और वो भी ऐसे नेता वहाँ पर सीएम हैं जिनके लिए कहा जाता है कि मोदी के बाद योगी। तो फिर वहाँ जाकर आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कोस रहे हैं, जिनके आपके हिसाब से कोई जनाधार नहीं है यूपी में अब वो साफ हो चुकी है। तो फिर वो पार्टी आपको इतना परेशान क्यों कर रही है? क्या यही वजह है दोस्तों कि मोदी के भाषण में इतनी उबाऊ और इतनी थकाऊ बातें होती हैं कि जनता उनका भाषण आधे में छोड़कर कुछ इस तरह से जा रही थी? और दोस्तों ये पैटर्न भी नया नहीं है। मैं लोकसभा चुनाव में क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मोदी के भाषण के एक एक छोटी छोटी चीज़ सुनकर मैं आपको बताऊं, क्योंकि कोई भी नेता भाषण में अगर कोई बात बोलता है तो वो ऐसे नहीं बोलता, उसको लिखा जाता है, उसके बारे में चर्चा होती है, फिर तय किया जाता है कि इस शब्द को हटाया जाए, इस शब्द को जोड़ा जाए। क्यों? ताकि उसके ज़रिए एक बात पता चले कि नेता क्या नैरेटिव सेट करना चाहता है पब्लिक के बीच में। तो इसीलिए मोदी के हर भाषण को मैं बहुत गौर से सुनती थी। मोदी एक दिन में 3 रैलियां करते थे तो मैं तीनों रैलियां सुनती थी, और उन दिनों तो मोदी करते हैं लोकसभा चुनाव में 3-3 4-4 रैलियां करते हैं मोदी की हर रैली में जो पब्लिक का रिस्पॉन्स होता था वो उस लेवल का नहीं था जो 2014-2019 के दौरान देखा गया। इनफैक्ट हरियाणा में भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन हरियाणा चुनाव में मोदी ने केवल 4 रैलियां की, और वो 4 रैलियों में भी सवाल उठे कि पब्लिक सुनने के लिए नहीं आई। दोस्तों एक दौर हुआ करता था कि मोदी को सुनने के लिए मोदी के नारे लगते लोग सुनने आते थे, ऑर्गेनिकली आते थे, उनको बसों में भरकर लाया नहीं जाता था। मुझे याद है हरियाणा और बिहार में मोदी की हमेशा रैलियां सुपरहिट रही हैं। मोदी को सुनने के लिए लोग पेड़ों में चढ़ जाते थे, पोल्स में चढ़ जाते थे, उनको उतारना पड़ता था, मतलब सड़कें जाम हो जाती थी जब मोदी हरियाणा और बिहार में आते थे। हमेशा से हरियाणा, बिहार, इनफैक्ट यूपी में भी उनकी रैलियों को लेकर एक अलग तरह का उत्साह दिखा है। लेकिन ये उत्साह मैं लोकसभा चुनाव से कम होता देख रही हूँ। धीरे धीरे मोदी की रैलियां भी उतनी ही उबाऊ हो रही हैं जितनी एक दौर में कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर यूपीए 2 के दौरान कांग्रेस पार्टी की रैलियां हुआ करती थी। एक सेट पैटर्न के तहत होती थी। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी आते थे, लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे, उसके बाद चले जाते थे। वही अब मोदी की रैलियों में हो रहा है। मोदी आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में भाषण लिखा हुआ पढ़ते हैं, उसके बाद वो हाथ हिलाते हैं लोगों के बीच, चले जाते हैं। वो जो कनेक्ट होता था जनता और मोदी के बीच का, वो कनेक्ट अब मिसिंग है दोस्तों, और उसकी कोई भरपाई नहीं है। उसको आप सोशल मीडिया में कितना भी सर्कुलेट करवा लें, आप मीडिया में लाइव चलवा लें, जब पब्लिक नहीं सुनना चाहती, जब पब्लिक बोर होती है तो वो उठ के चली जाती है, चाहे वो किसी भी नेता का भाषण हो, कोई भी हो। और मुझे लगता है ये सबसे अलार्मिंग कंडीशन है बीजेपी के लिए, और बीजेपी भी ये समझ रही है। और दोस्तों ये इस बात की भी और इशारा करता है कि पब्लिक केवल मोदी के भाषणों से बोर नहीं हो रही है, पब्लिक मोदी के सरकार चलाने के तरीके से भी शायद एक तरह का एक बोरियत आ रही है। एग्जैक्टली कुछ यही बोरियत दोस्तों यूपीए 2 के दौरान आई थी। यूपीए 1 बहुत सफलता से सरकार चलाई गई। यूपीए 2 के 1 साल बाद से बहुत सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, और उस सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस का एक तोहमत लग गई। अब उस वक्त की मीडिया इतनी सख्त थी, इतनी ताकतवर थी कि वो सरकार पर सवाल उठा सकती थी। दोस्तों अब की मीडिया की तो इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन आप देखिए पिछले 1 साल में जब से मोदी पीएम बने, उन्होंने क्या ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिसको देखकर लगे कि सरकार काम कर रही है। वक्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है।
जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर रोक लगा दी, अभी भी वो रोक जारी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो हटाई ही नहीं है। एक भी ऐसा फैसला इस सरकार ने नहीं लिया है जिसको ये सरकार आने वाले चुनाव में लोगों के बीच रख सकती है कि देखिए हम तीसरी बार आए तो हमने ये किया। सरकार या तो लगातार बैकफुट में है, या वो जनता के बीच विपक्ष के उठाए गए सवालों के जवाब देने में उसका वक्त ज़ाहिर हो रहा है, या फिर वो विपक्ष को या फिर इतिहास में जाकर पूर्व की सरकारों को लगातार उनकी आलोचना करती रहती है। लेकिन वो जो एक नया नैरेटिव सेट करने के लिए मोदी जाने जाते थे, वो अपने भाषणों में भी चूक रहे हैं और अपने सरकार चलाने के तरीके से भी चूक रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।